हाँ जी, तो कैसे हो आप लोग। मैं आपका नीलेश पिया बहुत बहुत स्वागत करता हूँ इस यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों आज की इस वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे क्लास 10th वालों के लिए उनके सामाजिक विज्ञान से कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न। जी हाँ मेरे दोस्त, ये प्रश्न आपके लघुत्तरीय और दीर्घोत्तरीय होने वाले हैं, यानी 4 और 6 मार्क होने वाले हैं। आप लोग देख सकते हो काफ़ी अच्छे से ये प्रश्न लिखा गया है। ठीक है, ये इधर है और कुछ इधर भी प्रश्न है। ठीक है, इधर पीछे भी है। तो चलो इन सारे प्रश्नों को हम लोग देख लेते हैं। ये सारे के सारे जो प्रश्न हैं काफ़ी वेरी इंपॉर्टेंट है। 100% आपके ये परीक्षा में आने वाले प्रश्न हैं। ठीक है, तो चलो शुरू करते हैं वीडियो को। सबसे पहले पहला आप प्रश्न देख सकते हो स्क्रीन पे। पहला प्रश्न है कि फ्रांसीसी लोगों के बीच, ओके, मतलब ये फ्रांस की बात की जा रही है, तो इसका मतलब कि ये पहला आप लोग का चैप्टर है जो हिस्ट्री का, उसी से है। ठीक है, फ्रांसीसी लोगों के बीच सामूहिक पहचान का भाव पैदा करने के लिए फ्रांसीसी क्रांतिकारियों ने क्या कदम उठाए। बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट यह प्रश्न है, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट कि फ्रांसीसी लोगों के बीच सामूहिक पहचान का भाव पैदा करने के लिए फ्रांसीसी क्रांतिकारियों ने क्या कदम उठाए। ठीक है, अब इसका उत्तर देखो आप लोग। उत्तर आप लोग लिखोगे कि फ्रांसीसी लोगों के बीच सामूहिक पहचान का भाव पैदा करने के लिए फ्रांसीसी क्रांतिकारियों ने कई कदम उठाए, जिनमें से कुछ कदम निम्न हैं। ऐसे मतलब जैसे ये क्वेश्चन लिखा गया उसी का यूज कर यहाँ आंसर थोड़ा बनाओगे कि फ्रांसीसी लोगों के बीच सामूहिक पहचान का भाव पैदा करने के लिए, ठीक है, फ्रांसीसी क्रांतिकारियों ने कई कदम उठाए, जिनमें से कुछ कदम निम्न हैं। और एक दो कर चलो यहाँ पे मैंने देखो कई सारा लिखा है, लगभग 6 ठे लिखा है। अगर आपका ये मतलब दीर्घ उत्तरीय में आता है तो आप ये सारा का सारा आपको लिखना पड़ेगा, अथवा लघु उत्तरीय यानी 4 मार्क में आता है तो इनमें से आप 3 भी लिख देते हो तो आपका काम चल जाएगा। 3 या 4 लिख देते हो तो आपका काम चल जाएगा। तो चलो यहाँ हम लोग देखते हैं पहला क्या किया उन्होंने। पहली चीज़ क्या किया, लोगों के बीच सामूहिक पहचान की भाव पैदा करने के लिए उन्होंने पूरे फ्रांस में फ्रेंच भाषा को मुख्य भाषा की तरह बढ़ावा दिया। ठीक है, पूरे फ्रांस में उन्होंने जो फ्रेंच भाषा थी उसको एक मुख्य भाषा की तरह बढ़ावा दिया, ताकि लोगों में एक राष्ट्रभाषा की भावना पनप सके। तो फर्स्ट चीज़ उन्होंने क्या की आपको समझ में आ गया। ठीक है, उन्होंने फ्रेंच भाषा को मुख्य भाषा के रूप में एकदम अपने पूरे देश में बढ़ावा दिया। ठीक है, इससे लोगों में एक मतलब साझा पहचान की भावना आएगी राष्ट्र के मतलब सामने। ठीक, चलो तो ये पहला क्वेश्चन हो गया। उसके बाद पहला क्वेश्चन बोल रहा हूँ, पहला इसका हो गया। दूसरा कि पितृभूमि और नागरिक आदि जैसे विचारों पर बल दिया। पितृभूमि जैसे हम लोग मातृभूमि बोलते हैं ना कि हाँ ये हमारी मातृभूमि है, वैसे ही उस टाइम पितृभूमि कहा जाता था। ठीक है, तो वही कह रहे कि पितृभूमि और नागरिक मतलब जैसे आप देश के नागरिक हो, ठीक है, आपका ये अधिकार है, ऐसे सब मतलब विचारों पर उन्होंने बल दिया। क्लियर, तो ये सेकेंड हो गया। थर्ड क्या है, थर्ड आप लोग देख सकते हो। थर्ड है कि एक नया फ्रांसीसी झंडा चुना गया जिसने पहले के राष्ट्रध्वज की जगह ले ली। ओके, अब कहोगे कि मतलब एक नया झंडा चुना गया, क्यों चुना गया, पहले वाला झंडा ठीक नहीं होगा। तो बिल्कुल हो सकता है, यहाँ पे डिटेल नहीं लिखा गया है, हो सकता है कि मतलब पिछले वाले झंडे में कुछ चीज़ें हो जो कुछ लोगों की भावनाओं को आहत पहुँचाते हो। तो एक नया फ्रांसीसी झंडा इस प्रकार चुना गया कि जिससे मतलब किसी भी मतलब धर्म के या किसी भी जाति के लोगों को कोई भी प्रभाव उससे न पड़े और सब लोग उसको मतलब अपना पवित्र एक तरह से चीज़ माने, एक राष्ट्रध्वज माने और इसको लेकर आगे बढ़े। सिंपल, तो ये लिखा गया कि एक नया फ्रांसीसी झंडा चुना गया जिसने पहले के राष्ट्रध्वज की जगह ले ली। क्लियर है, चलो अगला थर्ड के बाद फोर्थ नंबर प्रश्न है। आप लोग देख सकते हो कि उन्होंने लोगों के बीच सामूहिक पहचान का भाव पैदा करने के लिए राष्ट्रध्वज के अलावा अन्य विभिन्न प्रतीकों का भी सहारा लिया। ओके, राष्ट्रध्वज का सहारा लिया, उसके बाद अन्य प्रतीकों का भी, बहुत सारे प्रतीकों का सहारा लिया। जैसे इनमें से एक थी मरियान, आप मरियान के बारे में पढ़े होंगे। यह क्या थी, फ्रांस की एक मतलब महिला के रूप में चित्रित चित्र थी या महिला के रूप में फ्रांस की एक राष्ट्र रूपक थी जो वहाँ के सिखों आदि जगहों पे चित्रित इसको किया जाता था। और ये मरियान जो था ईसाइयों का काफ़ी पवित्र नाम था, यानी एक तरह से इसके नाम से लोगों के बीच एक तरह से सेंटिमेंट पैदा किया गया। सिंपल, ठीक है, जिससे मतलब लोग इस मतलब हमारे मिशन से ज़्यादा जुड़ सके, ऐसा किया फ्रांसीसी क्रांतिकारियों ने। तो ये थर्ड वाला रहा। फोर्थ वाला, 5 वाला क्या है, 5 वाला है
इसमें कि उन्होंने गरीब किसान मजदूर और व्यापारियों के मुद्दों को सर्वोपरि रखा, यानी सबसे ऊपर रखा। तो ये भी उन लोगों के बीच एक पहचान की भाव पैदा करता है भाई कि हाँ, मतलब हमारे ये मतलब भाई किसी भी देश में आप जानते हो कि गरीब लोग, मजदूर, व्यापारी मतलब बहुत ज़्यादा होते हैं, और अगर उनकी सुनी जाए, कोई सुनता है तो मतलब उनको लगता है कि हाँ ये मतलब अच्छा कर रहा है हमारे लिए। तो वही यहाँ पे लिखा गया है। ठीक, और अंत में है कि आंतरिक आयात निर्यात, जो मतलब देश के अंदर आयात निर्यात पर शुल्क लगते थे, वो समाप्त कर दिए गए और भार तथा नापने की एक समान व्यवस्था लागू की गई। तो ये पूरा का पूरा मतलब इसमें मैंने लिखा है, ये 6 थे। ठीक है, फ्रांसीसी लोगों के बीच सामूहिक पहचान का भाव पैदा करने के लिए फ्रांसीसी क्रांतिकारियों ने क्या किया, तो उत्तर डालकर यहाँ ये लिखकर, और उसके बाद ये 1 2 3 ये नंबर ही डालकर आप 6 थे आप लिख दोगे। तो अगर आपके एग्जाम में आता है तो ये 4 मार्क, आपको 4 मार्क में अक्सर ये प्रश्न आता है, तो आपको 4 मार्क मिल जाएगा। 6 मार्क में भी आएगा तो 6 मार्क में भी ये लिख दोगे इतना, तो आपका काम चल जाएगा। और 4 मार्क में आएगा तो इसमें से आप 6 ना लिखकर अगर 4 भी ये लिख देते हो तो आपका काम हो जाएगा, 4 मार्क मिल जाएगा। तो ये रहा आपका पहला प्रश्न जो काफ़ी इम्पोर्टेंट था। अब इसको मैं साइड करता हूँ, साइड नहीं, इसके इस पीछे भी लिखा गया है, देखो यहाँ पे लिखा गया है। चलो इन प्रश्नों को भी हम लोग थोड़ा देख लेते हैं। यह क्या है, यह हम लोग का सेकंड प्रश्न है, उसके बाद इधर अगला प्रश्न है। तो चलो पहले इस प्रश्न को देख लेते हैं। ओके, ये वाला जो प्रश्न है मृदा अपरदन, यानी ये वाला जो प्रश्न है आपका, ये आपका ज्योग्राफी यानी भूगोल वाले पार्ट से संबंधित है। ठीक है, चलो तो इसको देख लेते हैं। मृदा अपरदन पर एक संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए, ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। आ जाता है क्वेश्चन कि मृदा अपरदन पर एक संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए, अथवा ये भी बोल देता है कि मृदा अपरदन से आप क्या समझते हैं। ठीक, तो ऐसे प्रश्न पूछ देगा। तो चलो इसको हम लोग देखते हैं, मृदा अपरदन क्या होता है, इस पर हम लोग संक्षिप्त टिप्पणी लिखते हैं। ये भी प्रश्न आप लोग के एग्जाम में 4 मार्क में आता है। चलो देखो, भूमि की ऊपरी सतह का अपने जगह से हट जाने की प्रक्रिया को मृदा अपरदन कहते हैं। ठीक, तो ये आपको समझ में आ गया कि मृदा अपरदन क्या होता है, कि जो भूमि की ऊपरी उपजाऊ सतह होती है उसका अपने जगह से हट जाने की प्रक्रिया जो होती है वो मृदा अपरदन कहलाती है। ये मृदा अपरदन का आप अलग अलग प्रकार से मतलब डिफिनीसन लिख सकते हो, जैसे इस तरह से भी कह सकते हो कि भूमि की ऊपरी उपजाऊ सतह का मतलब कटाव तथा बहाव मृदा अपरदन कहलाता है, ऐसे भी लिख सकते हो, आपका मन। ठीक, तो मैंने लिखा है कि मृदा की यानी वही मृदा या भूमि या मिट्टी भी लिख लो। ठीक है, भूमि की ऊपरी सतह का अपने जगह से हट जाने की प्रक्रिया को मृदा अपरदन कहते हैं। क्लियर। मृदा अपरदन का सबसे बड़ा कारण जल है। भाई मृदा अपरदन का सबसे बड़ा कारण क्या है, जल है। आप देखते हो कि जब बाढ़ आती है ना, और बाढ़ जब वापस जाती है, जब ढलान की ओर जाती है, तो मतलब सब अपने साथ जो मिट्टी होती है उसको मतलब काट कर लेकर चली जाती है। आपने गंगा उंगा के तीरे ये मतलब देखा होगा। ठीक, तो ही यहाँ पे कि मृदा अपरदन का सबसे बड़ा कारण जल है। बाढ़ अथवा ऊपर से नीचे गिरते हुए जल काफ़ी अधिक मात्रा में मृदा का अपरदन करते हैं। अपरदन से मतलब है कि कटाव। ठीक है, मृदा का कटाव एक तरह से। ठीक है, ऊपरी सतह को काट कर उसके जगह से हटा देना, यही मृदा अपरदन होता है। ठीक है, चलो तो यहाँ तक आपका क्लियर हो गया कि भूमि की ऊपरी सतह का अपने जगह से हट जाने की प्रक्रिया को मृदा अपरदन कहते हैं। मृदा अपरदन का सबसे बड़ा कारण जल है। बाढ़ अथवा ऊपर से नीचे गिरते हुए जल काफ़ी अधिक मात्रा में मृदा का अपरदन करते हैं। देखो मैंने ऐसे लिखा है ना, एकदम सिंपल लैंग्वेज, जो लैंग्वेज आपके मतलब सोशल लाइफ में यूज होती है, आपको आसानी से ये चीज़ें याद हो जाएंगी। मैं देख रहा हूँ कि काफ़ी सारे मतलब लोग क्या कर रहे हैं ना कि सेम टू सेम जो क्वेश्चन बैंक है ना, उसका क्वेश्चन सेम टू सेम D2 यहाँ पे छाप दे रहे हैं, लेकिन ऐसा नहीं होना चाहिए। ठीक, आप मेरा मिला लेना, एक भी क्वेश्चन आपके मतलब किसी भी क्वेश्चन बैंक से मैच नहीं होगा। ठीक है, क्योंकि मैंने ये खुद अपने हिसाब से बना कर चीज़ें लिखा है। चलो आई थिंक मतलब इस साल तो नहीं, लेकिन अगले साल मेरी बुक भी आने वाली है, तो इसलिए भी मैं ये लिख रहा हूँ ताकि वहाँ अपने बुक में ये सारे क्वेश्चन डाल सकूँ, क्योंकि बुक में आप जानते हो किसी की कॉपी नहीं की जा सकती। ठीक है, अपना खुद लिखना होता है, तो इसलिए भी मैं ये अच्छे से लिखा हूँ। चलो आगे चलते हैं, कोई दिक्कत नहीं। मृदा का अपरदन कहते हैं, इतना हो गया। हालांकि तेज बहने वाली पवनें भी अपने साथ मृदा की ऊपरी सतह को अपने साथ उड़ा ले जाती हैं। भाई मृदा अपरदन क्या होता है, सिंपल कि भाई जो मतलब मिट्टी की ऊपरी सतह का हट जाना ही मृदा अपरदन कहलाता है। तो ये तो बाढ़ और ऊपर से नीचे की तरफ गिरते हुए जल के कारण होता ही है, साथ ही जब मतलब पवनें तेज बहती हैं, मतलब एक तरह से तूफान टाइप की, तो वो भी मृदा की जो ऊपरी सतह होती है अपने साथ उड़ा ले जाती है। तो इसको भी भाई कह सकते हैं कि पवनों के कारण भी मृदा अपरदन होता है। हाँ, हालांकि कम मात्रा में होता है, लेकिन पवनों के द्वारा भी होता है। तो ही हमने लिखा हुआ है कि हालांकि तेज बहने वाली
पवनें भी अपने साथ मृदा की ऊपरी सतह को अपने साथ उड़ा ले जाती हैं, अतः तेज बहने वाली पवनें भी मृदा अपरदन का कारण बनती हैं या मृदा अपरदन का कारण है, ऐसे आप लोग लिख दोगे, सिंपल। तो यहाँ तक क्लियर। आगे देखते हैं, आगे चलते हैं। मृदा अपरदन के, ठीक है, मृदा अपरदन के कारण भूमि काफ़ी अनुपजाऊ हो जाती है। भाई भूमि की जो ऊपरी उपजाऊ सतह है वो अपने स्थान से हट जाएगी, तो ऑब्वियसली है कि भूमि अनुपजाऊ हो जाएगी। तो वही लिखा है कि मृदा अपरदन के कारण भूमि काफ़ी अनुपजाऊ हो जाती है और कृषि करने योग्य नहीं बचती। ऐसे थोड़ा अपने हिसाब से ये बना कर लिख दो कि कृषि करने योग्य नहीं बचती, ये योग्य है। ठीक, चलो आगे देखो। कुछ मानवीय कारण भी मृदा अपरदन को बढ़ावा देते हैं। मतलब मृदा अपरदन को कुछ मानवीय कारण हैं, यानी मानव द्वारा किए गए, वो भी क्या करते हैं कि बढ़ावा देते हैं। ठीक, मृदा अपरदन को बढ़ावा देते हैं। मानव भवन निर्माण अथवा अपने अन्य कार्यों हेतु मिट्टी के छोटे अथवा बड़े भूभाग को एक बड़े गड्ढे के रूप में परिवर्तित कर देते हैं। आपने देखा होगा ये तो। ठीक, मृदा अपरदन के कारण, यहाँ तक हो गया। उसके बाद लिख दोगे अंत में कि मृदा अपरदन के कारण पर्यावरण पर भी काफ़ी विनाशकारी प्रभाव पड़ता है। ऐसे इसका आंसर लिख दोगे आपके एग्जाम में अगर आता है तो, और ये अक्सर 4 मार्क में आता है, तो आपको फुल 4 मार्क मतलब इसको देने से कोई नहीं रोक सकता। आप देख रहे हो, आप यहाँ की इतना बड़ा आंसर लिखे हो, ये सर याद हो पाएगा। मैं इसलिए लिखा हूँ कि मान लो इसमें से आप याद करते हो 2-4 लाइन, आप एग्जाम में भूल भी जाओ तो आपको पूरा मार्क मिल जाए। और देखो, आप जो एग्जाम में कॉपी मिलती है आपको काफ़ी चौड़ी मिलती है। ये इतना लिखा गया है ना, आप वो एग्जाम में लिखोगे तो इतना आधा ही होगा, इतना ही होगा इसका आंसर। ठीक है, तो इतना 4 मार्क के लिए मतलब काफ़ी ही होता है एक तरह से बोलूँ तो। ठीक, देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 लाइन है। यहाँ 19 लाइन है। आप मतलब लिखोगे ना बोर्ड वाली कॉपी में तो मुश्किल से ये 10 लाइन होगा। 10 लाइन में ये पूरा का पूरा यहाँ से यहाँ तक का आंसर हट जाएगा। तो 10 लाइन 4 मार्क के लिए सफिशियंट होता है, आपको आसानी से मिल जाएगा। हालांकि 6 मार्क में भी आता है यह प्रश्न, तो आप लिख दोगे तो आपको 6 मार्क भी मिल जाएगा। ठीक है, इसमें थोड़ा अपने मन से इसमें बढ़ा उड़ा दोगे, आपका काम हो जाएगा, सिंपल। ठीक है, तो इस प्रश्न को आप याद कर लो, एक तरह से याद कर लो, या इस प्रश्न से आप आइडिया ले लो और अपने हिसाब से इससे लिखने की कोशिश करो। ठीक, चलो अगले प्रश्न पे चलता हूँ। ये हम लोग का सेकेंड प्रश्न हो गया। चलो सेकंड के पास बाद इधर इसको मैं अब साइड में रखता हूँ। थर्ड वाले प्रश्न पे चलते हैं, और इसके पीछे भी प्रश्न है। चलो अब हम लोग ये थर्ड वाला जो प्रश्न है पहले उसको देख लेते हैं। ठीक, यह क्या प्रश्न है? यह भी आपके भूगोल वाले ही पार्ट से ये प्रश्न है कि वनों की हानि से क्या आशय है। ओके, जो वन है उनकी हानि से क्या आशय है? वनों की हानि से उत्पन्न होने वाले किन्हीं 3 प्रभावों का वर्णन करें। प्रभाव यानी एक तरह से वही समस्याओं का वर्णन करें, सिंपल। ठीक, तो चलो इसका उत्तर लिखते हैं। वनों की हानि से क्या आशय है? सबसे पहले तो ये पूछा जा रहा है, तो थोड़ा समझते हैं कि वनों की हानि का मतलब क्या है। ठीक, उसके बाद हम लोग लिखेंगे कि वनों की हानि से उत्पन्न होने वाली समस्याएं क्या है। तो देखो, सबसे पहले यहाँ पे उत्तर लिखोगे और यहाँ पे लिखोगे कि आधुनिक समय में मनुष्य अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति हेतु वनों की अंधाधुंध कटाई कर रहा है। अंधाधुंध मीन्स लगातार पूरी तेजी के साथ। ठीक है, तो आधुनिक समय में मनुष्य अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति हेतु वनों की अंधाधुंध कटाई कर रहा है। ठीक है, इससे वनों की संख्या में लगातार कमी आ रही है। ठीक है, वनों की संख्या में लगातार कमी आ रही है। ऑब्वियसली कि भाई जब तेजी से कटाई होगा तो कमी आएगी ही आएगी। वनों की संख्या में लगातार कमी वनों की हानि या ह्रास कहलाता है। तो वनों की हानि से मतलब यहाँ क्या है ये समझ में आ गया, क्योंकि वही हमें पूछ रहा था प्रश्न कि वनों की हानि से क्या आशय है, या वनों की हानि से आप क्या समझते हैं। ये भी प्रश्न पूछा जाए तो यही सेम आंसर लिखोगे। क्लियर? आगे देखो, वनों की हानि से उत्पन्न होने वाले 3 प्रभाव, नियम नहीं भाई, ये निम्न है। ठीक, निम्न है। अब चलो 3 प्रभावों को हम लोग देख लेते हैं। एक बार मैं इसको और पढ़ देता हूँ। देखो, आधुनिक समय में मनुष्य अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति हेतु वनों की अंधाधुंध कटाई कर रहा है। इससे वनों की संख्या में लगातार कमी आ रही है। वनों की संख्या में लगातार कमी वनों की हानि या ह्रास कहलाती है या कहलाता है। ठीक, वनों की हानि से उत्पन्न होने वाले 3 प्रभाव निम्न है, और इसमें से पहला प्रभाव क्या है आपका, हेडिंग टाइप का डाल दोगे और उसमें लिखोगे मृदा अपरदन। भाई वनों की कटाई से मृदा अपरदन में काफ़ी तेजी आती है। देखा होगा आपने अपने
मतलब ये बरसात के दिनों में आपने देखा होगा, जहाँ पे ये मतलब घास ओस होती है ना, घास ओस जमी होती है, आपने देखा होगा कि वहाँ मिट्टी का कटाव मतलब बारिश के कारण वहाँ मिट्टी का कटाव कम होता है, और जहाँ घास ओस नहीं होती है ना, वहाँ मिट्टी का काफ़ी तेज़ी से कटाव होता है। ऐसा इसलिए होता है कि जो मतलब घास की जड़ें होती है ना, वो मिट्टी के कणों को जकड़ी होती है। उसी प्रकार जो बड़े बड़े पेड़ या वन होते हैं वो मिट्टी के कणों को आपस में जकड़े रहते हैं, इसलिए मृदा अपरदन काफ़ी कम होता है। ठीक है, तो फर्स्ट वनों से मतलब मृदा अपरदन कम होता है। क्लियर है? तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे इससे हमें समस्या लिखना है कि इससे होने वाली समस्या का वर्णन करें। ठीक है, प्रभावों का वर्णन करें। तो यहाँ पे देखो, वन मृदा के कणों को आपस में बांधे रखते हैं, ये हमने लिखा है। क्लियर? आगे देखो, जिससे मृदा अपरदन काफ़ी कम, लगभग ना के बराबर होता है। परंतु वनों की कमी के कारण मृदा का अपरदन काफ़ी तेज़ी से होता है, और कम वन क्षेत्र वाले इलाकों में इसके कारण काफ़ी सारी समस्याएं उत्पन्न होती हैं। तो ऐसे थोड़ा बनाकर आप लोग लिख दोगे, आप इसमें मृदा अपरदन में आपका मतलब इसका फुल आपको मार्क मिल जाएगा। ठीक है, तो ये आपका मृदा अपरदन में पहले हेडिंग में ऐसा लिखोगे। सेकेंड हेडिंग में देखो, सेकेंड हेडिंग में आपको क्या लिखना है, यहाँ पे सेकेंड में हमने लिखा है वर्षा में कमी। भाई वनों की कमी के कारण वर्षा में भी कमी आती है, ये तो आप जानते ही हो। ठीक है, तो अब इसमें लिखोगे कि वन मानसून को लाने में, देखो काफ़ी सिंपल लैंग्वेज में लिखा गया है, सिंपल भाषा में लिखा गया है, जिससे आपको आसानी से याद हो जाए। वन मानसून को लाने में काफ़ी महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। इनकी कमी से वर्षा की मात्रा में भी काफ़ी कमी आती है। तो सही बात है भाई, वन मानसून को लाते हैं और इनकी कमी से भाई ऑब्वियसली है कि वर्षा की मात्रा में कमी आएगी ही आएगी, क्योंकि अगर कम होंगे तो मानसून मतलब आएगी ही नहीं इलाके में, तो कैसे बारिश होगी। तो वही लिखा गया है कि वन मानसून को लाने में काफ़ी महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। इनकी कमी से वर्षा की मात्रा में भी काफ़ी कमी आती है। क्लियर? जिससे सूखे व अकाल की समस्याएं उत्पन्न होती है या हो जाती है। इस प्रकार ये वर्षा में कमी, ये हेडिंग डालकर इसमें आप लिख दोगे। ठीक है, तो वनों के कारण वर्षा में भी काफ़ी कमी देखने को मिलती है। तो ये आपका हो गया सेकेंड वाला। अब चलो इधर हम लोग थर्ड वाला हेडिंग देख लेते हैं। थर्ड वाला हेडिंग में हमने क्या लिखा है? ठीक है, वनों के कारण उत्पन्न होने वाली समस्याओं में पर्यावरण प्रदूषण। आप जानते हो भाई कि भाई अगर वन नहीं होंगे तो ऑक्सीजन की काफ़ी कम मतलब मात्रा एक तरह से भाई कम उत्पन्न होगी ऑक्सीजन, और ऑक्सीजन कम उत्पन्न होने का मतलब कि हमारे मतलब पृथ्वी पर जो भी जीवधारी है भाई उन सब के लिए मतलब खतरे की घंटी। ठीक है, और भाई कम अगर वन होंगे यानी पौधे होंगे तो कार्बन डाइऑक्साइड का भी कंजप्शन कौन करेगा। तो एक तो हम लोग कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ रहे हैं, और बाहर की कंपनी जो हैं मतलब कंपनियां जो हैं सब, वो तो कार्बन डाइऑक्साइड लगातार छोड़ रही हैं वातावरण में, तो उससे वायु प्रदूषित होगी ही होगी। सिंपल, तो वही लिखा गया है, एक मतलब टॉपिक इसमें बना दिया गया है कि वनों की समस्याओं से होने वाली मतलब वो प्रभाव में एक पर्यावरण प्रदूषण। तो चलो इसमें क्या लिखना है आपको, देखो वनों की कमी से वर्षा का न होना, और ठीक है ये न होना है, वनों की कमी से वर्षा का न होना और कार्बन डाइऑक्साइड का पर्यावरण में अधिक मात्रा में उपलब्ध होना हमारे जीवन के लिए काफ़ी खतरनाक साबित हो रहा है। खतरनाक कैसे साबित हो रहा है भाई? सांस के मरीजों को काफ़ी दिक्कत होती है। ठीक, आगे देखो, वनों की कटाई से वायुमंडल में ऑक्सीजन की मात्रा लगातार घट रही है और कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा बढ़ रही है, जिससे वायु दिन प्रतिदिन प्रदूषित हो रही है। तो ऐसे आप लोग लिख दोगे पर्यावरण प्रदूषण में हेडिंग डालकर, और इसमें इस प्रकार लिख दोगे। आप अपने हिसाब से इसमें कुछ ऐड करना चाहो या इसमें से कुछ निकाल कर ऐड करना चाहो आप कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। ठीक, तो इस प्रकार इस प्रश्न का, ठीक है, ये प्रश्न है आपके एग्जाम में अधिक से अधिक चांसेस है कि 6 मार्क में आएगा। अगर 4 मार्क में भी आता है तो आप इसको लिख दोगे, इसमें थोड़ा कम कम, जैसे यहाँ पे इतना हमने लिखा है तो थोड़ा कम भी लिख दो। ठीक है, तो आपको मार्क मिल जाएगा पूरा का पूरा। तो ये रहा हम लोग का थर्ड वाला प्रश्न। आशा करता हूँ ये भी प्रश्न आपका एकदम अच्छे से क्लियर हो गया होगा। उसके बाद चलो एक इधर हम लोग का प्रश्न है, नहीं हाँ इधर प्रश्न है, ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। 4 मार्क में ये प्रश्न आएगा आपके एग्जाम में, निश्चित है 4 मार्क में आएगा ये। ठीक,
तो चलो इसको हम लोग देख लेते हैं। इसको हम लोग देखते हैं चौथा प्रश्न। चौथा प्रश्न यह क्या है, आप लोग देख सकते हो कि बहुउद्देश्य परियोजनाओं से होने वाले लाभ और हानियों की तुलना कीजिए। ओके, बहुउद्देश्य परियोजना, जैसे यहाँ बहुउद्देश्य नदी घाटी की परियोजना कर रहा है। जैसे नदियों पे बहुउद्देश्य मतलब जैसे जैसे बांध बनाए जाते हैं ना, तो वो एक तरह से उसका बहुत सारा उद्देश्य होता है, उसीलिए उसका एक तरह से नाम भी पड़ा है कि बहुउद्देश्य परियोजना। ठीक है, तो बहुउद्देश्य नदी घाटी परियोजनाओं के बारे में आपने सुना होगा। बांध बनाकर क्या किया जाता है कि कई सारी आवश्यकताओं को पूरा किया जाता है। एक तो सूखे में वो मतलब बांध बना रहेगा, उसमें पानी इकट्ठा रहेगा तो वो पानी काम आएगा। उसके अलावा बिजली बनाने में भी काम आएगा। ठीक, मछली उत्पादन में भी वो मतलब काम आएगा, तो वही उसका नाम दिया गया है। ठीक है, बहुउद्देश्य परियोजना। ठीक, तो बहुउद्देश्य परियोजना से होने वाले लाभ और हानियों की तुलना कीजिए। तो चलो इसका उत्तर हम लोग लिखते हैं। अब देखो यहाँ पे नदियों पर थोड़ा इसके बारे में थोड़ा लिखते हैं कि बहुउद्देश्य परियोजना क्या है, उसके बारे में लाभ और हानि लिखेंगे। तो नदियों पर बांध बनाकर एक साथ कई उद्देश्यों को पूरा किया जाता है, जैसे बाढ़ का नियंत्रण, सिंचाई, विद्युत उत्पादन तथा मत्स्य मीन्स मछली पालन। ठीक है, और आगे आदि लिख दो। ठीक, तो यहाँ तक आपको क्लियर कि नदियों पर बांध बनाकर एक साथ कई उद्देश्यों को पूरा किया जाता है, जैसे बाढ़ नियंत्रण, सिंचाई, विद्युत उत्पादन तथा मत्स्य पालन आदि। ऐसी योजनाओं को बहुउद्देश्य योजनाएं कहा जाता है। इन योजनाओं का कुछ लाभ है तो कुछ हानियां भी हैं, ऐसे लिख दोगे आप। और सबसे पहले फर्स्ट आप लाभ इसका हेडिंग डालोगे और इससे होने वाले लाभों का वर्णन कर दोगे। तो लाभ में क्या है भाई, चलो देख लेते हैं। देखो, बहुउद्देश्य परियोजनाओं का लाभ केवल सिंचाई तक ही सीमित नहीं है। मतलब बहुउद्देश्य नदी घाटी जो परियोजनाएं हैं उसमें पानी को इकट्ठा कर और केवल सिंचाई के लिए ही उपयोग करना, मतलब इतना ही, इसी कार्य तक यह सीमित नहीं है। ठीक है, तो वही हमने लिखा, यह लिखा है यहाँ पे कि बहुउद्देश्य परियोजनाओं का लाभ केवल सिंचाई तक ही सीमित नहीं है, बल्कि इसका अनेक उद्देश्यों जैसे विद्युत आपूर्ति, बाढ़ नियंत्रण तथा मछली पालन आदि में किया जाता है। इस कारण से ही इसे बहुउद्देश्य परियोजना कहा जाता है। क्योंकि इसमें बहुत सारे उद्देश्य इसके हैं, या बहुत सारे उद्देश्यों की पूर्ति की जा रही है, इसीलिए इसे बहुउद्देशीय परियोजना कहा जाता है। ऐसे आप लोग लाभ में इतना सा लिख दोगे, आपका काम हो जाएगा। ठीक है, अब देखो इसकी हानि मैंने नहीं लिखा है। चलो यहाँ पे हानि मैं बताता हूँ, सेकंड आप डाल दोगे और यहाँ हेडिंग डाल दोगे, हेडिंग टाइप का हानि। अब हानि में क्या लिखोगे भाई, हानि में इसका लिखोगे भाई। अब देखो हानि क्या होती है कि भाई जब बांध बनाए जाते हैं तो सबसे पहले तो जो उन इलाकों में जिस इलाके में बांध बनाए जाते हैं उस इलाके के किसानों को शुरू में बहुत प्रॉब्लम होती है। ठीक है, उसमें अपनी बहुत सारी भूमि गंवानी पड़ती है लोगों की, और उस इलाके में जितनी भी वनस्पति आदि होती है, पेड़ पौधे होते हैं, ठीक है, वो एक तरह से जल में डूब जाते हैं। उसके अलावा जैसे बांध बनाया जाएगा भाई, इस तरह बांध बनाया जाएगा तो एक तरह से नदियों का जो प्राकृतिक मार्ग है उसको भी अवरुद्ध किया जाता है। तो ये भी एक हानि हो गई, और जिससे जो जलीय वातावरण है उनके जीवन पे काफ़ी प्रभाव पड़ता है। तो इतनी सारी समस्याएं हैं सब। अब इसको बनाकर आप अपने हिसाब से लिख सकते हो। जैसे देखो, बहुउद्देश्य इसमें लिखोगे कैसे हानि में कि बहुउद्देश्य परियोजनाओं का कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा लाभ है तो कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा हानियाँ भी है। जब ये बहुउद्देश्य परियोजनाओं का निर्माण किया जाता है तो वहाँ किसानों को अपनी ज़मीन गंवानी पड़ती है। उसके अलावा अगर कभी कभी ये बांध टूट जाते हैं तो बहुत सारी भूमि उस इलाके की डूब जाती है, जिससे बहुत वहाँ के किसानों को परेशानियाँ झेलनी पड़ती है। उसके अलावा नदियों पर बनाए गए ये बांध नदियों के प्राकृतिक मार्ग को अवरुद्ध करते हैं, जिससे विभिन्न प्रकार की समस्याएं उत्पन्न होती है, जो जलीय जीवन को काफ़ी प्रभावित करती है। तो देखो इतना भी आप लिख दोगे, बस आपको मार्क मिल गया। और बाकी अपने हिसाब से इसमें बनाकर और भी लिखना चाहो तो लिख सकते हो। ठीक है, तो ये रहा पूरा का पूरा हम लोग का ये वाला क्वेश्चन नंबर 4। ये 4 क्वेश्चन थे। चारों जो क्वेश्चन थे वेरी 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 इंपॉर्टेंट थे, तो आप चारों क्वेश्चन को क्लियर कर लेना। बाकी आप बताना कि आपको ये वीडियो कैसी लगी।
आप इसी तरह की वीडियो चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और इस वीडियो को मैं कहूँगा यार अपने सारे दोस्तों में शेयर भी कर दो, क्योंकि ये सब चीज़ें लिखने में, इसको बनाने में बहुत ज़्यादा टाइम लगता है। पहले लिखो, फिर वीडियो शूट करो, एडिट करो, अपलोड करो, मतलब बहुत टाइम लगता है यार। आप सोचते हो आप 20 मिनट की वीडियो देख लिए, इसको मुझे बनाने में 2 घंटे तक का टाइम आराम से लग जाता है। ठीक है, तो इसलिए मैं कहूँगा कि हमारे मेहनत को आप मतलब ऐसे ही ना जाने दो यार, आप अपने दोस्तों के साथ शेयर करो। ठीक है, चलो तो बाकी मैं कहूँगा हमारी जो एप्लीकेशन है UPMSP स्टडी कर गूगल प्ले स्टोर पे, उससे आप डाउनलोड कर लेना, आपकी स्टडी में काफ़ी हेल्प करेगी। और इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में हम लोग का जो व्हाट्सअप चैनल है उसका लिंक है, आप ज्वाइन कर लेना। ठीक है, वहाँ पे जो भी लेटेस्ट जानकारियाँ रहती हैं, ठीक है, या जो भी चीज़ें रहती हैं वहाँ पे आपको दी जाती हैं, तो आप ज्वाइन कर लेना। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा लिंक व्हाट्सअप का। तो चलो मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।